नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी फोकस चैनल पर। मैं विवेक शुक्ला। आज हम लोग देखेंगे समसामयिकी के प्रश्न। इन प्रश्नों में जो भी चीज़ें होंगी उनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। दून और द्वार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दून पश्चिमी हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं। द्वार का उपयोग चाय बागानों के विकास के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं, ये बताना है आपको। देखिए इसका आंसर, जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो सही आंसर इसका होगा सी। ठीक है, ऐसा क्यों है इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नेक्स्ट स्लाइड में बताया है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय पश्चिमी में रावी से लेकर पूर्व में काली नदी के मध्य विस्तृत क्षेत्र है। यह भारत के दो मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से इस क्षेत्र को दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों शिवालिक और दून के रूप में जाना जाता है। दून पश्चिमी हिमालय और हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं, जैसे जम्मू दून, पठानकोट दून, चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून दून, हरिकेन दून और कोटा दून। तो इस तरीके से आप देखते हैं ये सब दून घाटियों के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। और दून घाटियाँ कैसी होती हैं, जो अनुदैर्ध्य घाटियाँ होती हैं वो दून घाटियों के रूप में जानी जाती हैं। एक तरीके का ये एक सकरा रास्ता होता है दो पहाड़ों के मध्य में, उसको घाटियाँ, उस सकरा क्षेत्र होता है, उसको घाटियों के रूप में जानते हैं। और कैसी घाटियाँ, दून घाटियाँ कहा जाता है। द्वार, देखिए द्वार जो है वो पूर्वोत्तर में पड़ता है। ये देखिए पश्चिमी भारत में लगभग पड़ता है जो आपका दून का क्षेत्र है, और जो द्वार है वो पूर्वोत्तर भारत में पड़ता है। यह जलोढ़ बाढ़ के मैदान जो हिमालय के बाहरी तलहटी के दक्षिण में और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के उत्तर में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में कहाँ, पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी के आसपास, पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी से लेकर असम में धनसिरी नदी के तक लगभग 350 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब देखिए, ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में द्वार स्थलाकृति पाई जाती हैं। यानी जो आपका असम का क्षेत्र है और जो दार्जिलिंग हिमालय बोला जाता है, जो सिक्किम का क्षेत्र का जो हिमालय का क्षेत्र पाया जाता है, उसको द्वार स्थलाकृति वहाँ पर पाई जाती है। एक्चुअली जो द्वार टर्म है, यह द्वार या दरवाजे से इसका संबंध पाया जाता है। द्वार या दरवाजे से इसका संबंध होता है। यह तिब्बत के क्षेत्र में भी जो है, तिब्बत के क्षेत्र को बोला जाता है कि यह भारत का द्वार है। जो तिब्बत से जो क्षेत्र भारत का जुड़ा हुआ है वो उसको कहा जाता है कि यह भारत का द्वार है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 था वो भी सही है। तो इस तरीके से हमारे इस पहले क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो क्या होगा, सी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक यहाँ पर ग्राफ लगा रखा है जो आपका जो काली रिवर है, उस काली रिवर को दिखाता है कि सहारनपुर से निकल कर इधर मंसूरपुर तक आता है, मंदिर तक आता है पूरा। और ये पूरा जो क्षेत्र है आपका हिंडन रिवर के आसपास का, काली रिवर के आसपास का, और ये पूरा क्षेत्र कैसे है, इस तरीके से आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित नेताओं पर विचार कीजिए। एम.एन. राय साहब, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी। अब देखिए, उपरोक्त नेताओं में से कौन सा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में शामिल था। एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी, जिस पार्टी का संस्थापक लीडर कौन था, इस बात को आपको बताना है। क्या ये सभी थे, या इनमें से कोई एक व्यक्ति था, या इनमें से कोई नहीं था। तो देखिए इसका आंसर बी सही होगा, यानी 2, 3 और 4। 2 यानी आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी। ये जो व्यक्ति थे ये किससे संबंधित थे, ये संबंधित थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, यानी आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी नारायण के नाम से जाना जाता है या जेपी के नाम से जाना जाता है, और मीनू मसानी। इनके बारे में भी मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है। देखिए, मानवेंद्र नाथ राय जो है, ये इनके ऊपर डाक टिकट भारत सरकार ने 1987 में शुरू किया है। जयप्रकाश नारायण साहब, इन पर भी भारत सरकार ने 1980 में जो है वो 1980 में जो है वो डाक टिकट जारी किया है। और आचार्य नरेंद्र देव साहब पर भी भारत सरकार ने जो है वो डाक टिकट जारी किया है। और मीनू मसानी साहब की अगली फ़ोटो लगा रखी है मैंने, ये मीनू मसानी साहब हैं। अब मानवेंद्र नाथ राय की कुछ ऐसी किताबें हैं जिन किताबों को परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न मटेरियलिज्म। इस बुक को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न मटेरियलिज्म।
ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी बुक है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। व्हाट इज़ हिस्ट्री किसकी बुक है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर रशियन रिवोल्यूशन एंड एनकाउंटर, रिवोल्यूशन इन चाइना, रेडिकल ह्यूमनिज्म, इस बुक को भी पूछा गया एक बार एग्जाम में। रेडिकल ह्यूमनिज्म किसने लिखी, तो किसने लिखी, एम.एन. राय साहब ने लिखी या कहें मानवेंद्र नाथ राय साहब ने लिखी है। अब इधर देखिए कुछ किताबें ऐसी हैं जिन किताबों को आप किसका मान सकते हैं, इन मीनू मसानी साहब का मान सकते हैं। न्यूट्रलिज्म इन इंडिया, ये भी बुक इन्होंने लिखी है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शॉर्ट हिस्ट्री, ये भी बुक लिखी है। कांग्रेस मिसरूल एंड स्वतंत्र अल्टरनेटिव, ये लिखी है आचार्य नरेंद्र देव जी ने, सॉरी मीनू मसानी ने नहीं। जेपीज मिशन पार्टली अकम्प्लिश 1977, इन्होंने ही लिखी। अगेंस्ट द टाइड, इन्होंने ही लिखी। वी इंडियन 1989, ये भी आचार्य नरेंद्र देव साहब ने किताबें लिखी हैं, ठीक है। ज़रा एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, इन सब किताबों को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 1930 से 31 तक, 1932 से 34 तक गांधीवादी रणनीति के नेतृत्व से असंतुष्ट और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर युवा कांग्रेसियों ने समाजवादी पार्टी के गठन का प्रयास किया। जो मार्क्सवाद, साम्यवाद और सोवियत संघ से प्रभावित होकर ये नेता सीपीआई के प्रचलित राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं थे। उन्होंने एक विकल्प निर्माण का प्रयास किया और अंततः उन्होंने एकजुट होकर क्या बनाया, 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी के नेतृत्व में बॉम्बे में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तो विकल्प बी सही है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। बी में कौन कौन आता है, तो बी में 2, 3 और 4 आते हैं। 2, 3, 4 का मतलब आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी, इन लोगों ने मिलकर क्या किया था, सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। तो एशियाई विकास आउटलुक, द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब देखिए जो एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट है ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा जारी किया था। एशियन डेवलपमेंट को एडीबी के नाम से भी जानते हैं, एडीबी के नाम से भी जानते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक को एडीबी के नाम से भी जानते हैं, एडीबी के नाम से जानते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में पड़ता है। इसका मुख्यालय जो है वो फिलीपींस में पड़ता है और इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को, 1966 को। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया जाता है कब, 1966 को, 1966 को। और डेट क्या होती है, 19 दिसंबर होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है फिलीपींस में, ठीक। फिलीपींस में एक मंडलू योग नामक जगह है, वहाँ इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो एशियाई विकास बैंक एवं क्षेत्रीय विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। इसका काम है एशिया के देशों में आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए कार्य करना, ठीक। ये एक तरीके से वर्ल्ड बैंक का जो है सब्स्टिट्यूट बनाया गया था एशिया के क्षेत्र में जो देश हैं उनके द्वारा। ये देखिए मैंने इसको डिटेल में भी बता रखा है। एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियाई विकास आउटलुक नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसे एशिया के अधिकांश देशों का आर्थिक विश्लेषण और संबंधित पूर्वानुमान प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। 19 और इसमें पहले 31 सदस्य थे, वर्तमान में एडीबी में कुल 68 सदस्य हैं। ये याद कर लीजिएगा कितने सदस्य हैं इसके, एडीबी के टोटल मेंबर कितने हैं, 68, ठीक। जिसमें 49 जो है एशिया प्रशांत यानी एशिया पैसिफिक रीजन के हैं। इसका उद्देश्य क्या है, एशिया में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों या संगठनों पर विचार कीजिए। संघाई सहयोग संगठन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, एशिया यूरोप बैठक, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। इनमें रूस और भारत और चीन ये तीनों किसमें शामिल हैं, ये आपको बताना है। रूस, भारत और चाइना तीनों एक साथ किसमें शामिल हैं, तो देखिए तीनों एक साथ शामिल हैं एससीओ में, जिसको एससीओ या संघाई सहयोग संगठन के रूप में जाना जाता है। संघाई सहयोग संगठन जो है इसमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं, ठीक। इस तरीके से आप इसके बारे में जान सकते हैं। किसके बारे में, संघाई सहयोग संगठन के बारे में। तो इस एक ये तो ये सही हो गया। और फिर
ऑप्शन ए सही बता रहे हैं हम। तो ऑप्शन ए में दूसरा क्या है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS में भी भारत और रशिया और चाइना है। ठीक, फिर तीसरा क्या, एशिया यूरोप बैठक जो होती है उसमें भी भारत रशिया और चाइना शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए एशिया यूरोप बैठक में रूस, भारत, चाइना सहित 50 से अधिक सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन के बारे में मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया। संघाई सहयोग संगठन का गठन कब होता है, 15 जून 2001 को होता है। 2002 में इस पर हस्ताक्षर होते हैं, 2003 में लागू होता है। ठीक, रूसी और चीनी SCO की आधिकारिक भाषा है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन कौन से देश, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान संघाई 5 के नामक संगठन के सदस्य थे 2001 में। इन्होंने ही 2001 के बाद SCO की तरीके से इसको इस्टेब्लिश कर दिया। पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उमी फेनोवियर संबंधित है। उमी फेनोवियर इज रिलेटेड टू, अब बताइए उमी फेनोवियर किससे संबंधित है, तो इसको कैसे बताएंगे। देखिए उमी फेनोवियर औषधि जो है वो मानव कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को रोकने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने का कार्य करती है। दैट मीन्स कि ये क्या है, ड्रग है, एक दवा है। क्या है, एक दवा है। कैसी दवा, रोग निरोधक औषधि है। कि विषाणु जनित रोग है, कि तितली की प्रजाति है, कि कृत्रिम उपग्रह से संबंधित है। तो क्या है, ये एक दवा है। ठीक, तो क्या है, एक मतलब एक आपके लिए एक तरीके का क्या काम करती है, रोग निरोधक प्रोहिबिटरी ड्रग के रूप में ये कार्य करती है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बारे में मैंने कुछ लिख रखा है। उमी फेनोवियर मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए चीन और रूस में उपलब्ध है और हाल ही में कोविड-19 के रोगियों के लिए इसके संभावित उपयोग के कारण प्रमुखता में आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि उमी फेनोवियर जो है वो किस काम में लाई जा रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर किसी भी तरीके का आपको कोई प्रॉब्लम है, इस PDF को चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7272078912। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे और अपनी डिटेल बताएंगे तो आपको इस करंट अफेयर की क्लास से संबंधित PDF सेंड कर दिया जाएगा। और भी बहुत सारे PDFs आपको सेंड किए जाएंगे और बहुत सारे ग्रुप्स में आपको जोड़ लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और प्लीज़ अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।